साथियों, हम लोगों ने पिछला क्लास में इतना तक फिनिश कर दिया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग कृषि प्रौद्योगिकी से हम लोग चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर लिखा है कि हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। देखिए, हम लोग जब दाना के अथी फसल के बारे में पढ़े हैं, वहाँ पर पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग को मिली हुई है फसलें, अनाज के दाने। तो साथियों, ये तब पता चला गया कि जब दाने मिला हुआ है तो इसका मतलब कि खेती होता था। पर खेती कैसे होता था यह नहीं बात पता है, ठीक है ना। क्या जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? पुरातात्विक यह सोच रहे हैं, अपने अपने से अनुमान लगा रहे हैं कि क्या खेत जोत दिया जाता था, उसके बाद बीज को छींटा जाता था। जिस तरह से आजकल हम लोग गेहूं का खेती कैसे करते हैं, पहले खेत जोतवा देंगे, उसके बाद बिया फेंकते हैं ना गेहूं का। तो क्या पुरातात्विक ऐसा सोच रहे हैं कि क्या लोग कि पहले खेत जोतवाते थे, उसके बाद बीज फेंकते थे? यहाँ पर लिखा है, मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मृतियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातात्विक यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता के मुहरे हैं, वो उन मुहरों पर जानवरों का चित्र है। तो उस जानवरों के बीच में से एक बैल का भी चित्र दिखा है, ठीक है ना। तो ऐसा पुरातात्विक सोच रहे हैं कि उस समय के लोग जब बैल के बारे में जानकारी थे उन लोगों के बारे में, तो हो सकता है कि क्योंकि वो लोग बैल का इस्तेमाल करते थे खेत जोतने के लिए। देखिए, वो कैसे सोच लिए कि बैल का इस्तेमाल करते थे। पहला पॉइंट तो उनको बैल का चित्र मिला मुहर पर और मृण मृतिया पर। दूसरा बात कि जो आजकल के जनरेशन है, मतलब आज तो नहीं, आज से ढेर ना 40 साल पीछे चल जाइए, तो भारत के गांव में बैलों का इस्तेमाल किया जाता है खेती करने के लिए। तो पुरातात्विक इस आधार पे भी लगा रहे हैं कि लोग कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेत जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं निशान देकर, ठीक है ना। साथ ही इसको थोड़ा रेड हम करा ले रहे हैं। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले। देखिए, चोलिस्तान किसे बोलते हैं? साथियों, चोलिस्तान हम लोग जो थार मरुस्थल है ना, उसका कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है ना। जो पाकिस्तान में चला गया ना, उस क्षेत्र को हम लोग चोलिस्तान बोलते हैं, ठीक। तो चोलिस्तान के कई स्थल हो, और यहाँ पर क्या लिखा है? बनौली। बनौली कहाँ पर है साथियों? बनौली कहाँ पर है? तो बनौली है यहाँ पर, देखिए हरियाणा का है ना, तो बनौली कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है ना। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनौली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विदों को पुरातात्विदों को कालीबंगा नामक स्थान पर जोते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। साथियों, चोलिस्तान के कई स्थलों और बनौली से किसका चित्र मिला है? तो मिट्टी का हल। किसका मिला है? मिट्टी का हल का साक्ष्य मिला है। और एक बात और, जो कालीबांगा है ना, जो कि राजस्थान में, वहां से ना खेत जोता हुआ खेत का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है ना। हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा स्थल संबंध, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता के जो कालीबंगा जो जगह था ना, कालीबंगा, वहाँ पर जो खेत मिला है, वहाँ पर जो अथी खेत में जोता हुआ है, हल रेखा कैसे काटी? एक दूसरे को समकोण पर। देखिए, ये जो लाइन जा रही है ना, अब ऊपर से ऐसे लेकर आ जाइए, ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ना लाइन एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। तो वहाँ के जो खेत है ना, उन खेतों में ऐसा ही साक्ष्य मिला है कालीबांगा के खेत में, ठीक है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए। ऐसा जब जब ऐसा हो सकता है कि लोग मतलब कि एक ही खेत में दो गो फसल रोपते थे। पुरातात्विदों ने फसलों की कटाई
कटाई के लिए उपयोग औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? साथियों, यहाँ पर बोल रहा है कि जब फसल रोपा गया तो फसल कैसे काटा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को देख लीजिए, सोचिए धातु के ये औजार है तो क्या लोग इस ऐसे 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 औजारों का इस्तेमाल करते थे कि फसल काटने के लिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि परंतु बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फल को तथा फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। साथियों, आप हंसुआ देखे हैं, हंसुआ तो धातु का यहाँ पर जो हो सकता है ना कि लोग हंसुआ जैसा कुछ होगा बनाए होंगे, हंसुए के आकार का, लोग उसी से फसल काटे थे, ऐसा मान रहे पुरातात्विक मान रहे, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लकड़ी हो गया, इसमें पत्थर के इसे बिठा के कुछ इस तरह से बनाए होंगे फसल काटने के लिए। लेकिन अगर मेरा बात देखिए, जहाँ तक उम्मीद है तो साथियों जो थे ना उस समय के लोग हंसुआ जो है ना, हंसुआ जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते थे फसल काटने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है ना। अरे आज से जो जैसे मान लो 2023 चल रहा था, 2023 से 40 साल पहले चलिए ना, जैसे गांव के लोग जिंदगी जीते थे ना, वैसा ही लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिंदगी जीते थे। गांव में लोग खेती करने के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बैल का इस्तेमाल किए हैं। भाई साहब, ये मिलती जुलती दुनिया है, समझ रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुरतदुई नामक स्थान पर हड़प्पा नामक नहरें कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं का इस्तेमाल करते होंगे, सिंचाई के लिए किया जाता होगा। इसका अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन होती है। साथियों, देखिए जब हड़प्पा सभ्यता के लोग फसल काट लिए, फसल को रोप दिए, तो फसल को कैसे लोग वहां पर पटाते थे, खेत पटाने के कुछ है ना। तो जो अफगानिस्तान है ना, वहां पर एक सुरतधुई नामक जगह है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना सुरतधुई, ये सुरतधुई लिखा है ना, ये लिखा है अफगानिस्तान लिखा है ना। तो साथियों, अफगानिस्तान में एक जगह है सुरतधुई, वहां से ना नहरों के अवशेष मिले। देखिए यहाँ पर लिखा है नहरों के अवशेष मिले, लेकिन पंजाब, परंतु पंजाब और सिंध से नहीं। सुरतधुई जगह से हड़प्पा सभ्यता के सुरतधुई जगह है जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ से नहर के अवशेष मिले। लेकिन पाकिस्तान में देखिए चार प्रांत है। पहले कौन है, बलूचिस्तान, ठीक, फिर सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है ना, ये चार प्रांत है। तो ये जो हम जो बोल रहे हैं ना, पंजाब और सिंध का नाम ले रहे हैं ना, समझिए कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब अफगानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता के जो अफगानिस्तान में शहर है सुरतदुई, वहाँ से नहर के अवशेष मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। ऐसा हो सकता है, पूरा तात्विक ऐसा सोचते हैं कि जो ये नहरें थी ना गाद से भर गई होंगी, ठीक है ना, इसीलिए नहीं मिला है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि लोग के जो कुआं है उससे खेत संचयन करते थे खेत पटाने के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक जलाशय है जो कि धौलावीरा में है, ठीक है ना। यह एक जलाशय धौलावीरा से मिला हुआ है। देखिए, अब हम लोग इस अवतल चक्की के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। ब्रदर्स, इधर सही है। भोजन खाना बनाने के लिए उसको आपस में मिलाने के लिए
मिक्स करने के लिए बर्तन का इस्तेमाल चाहिए ना है। तो इन सभी को पत्थर धातु मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है अवतल चक्की, ठीक है ना। यह मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हो रही थी तो वहां से ये मिली है। दो प्रकार की चक्कियां मिली है, जिसका दूसरा का नाम है सालन सालन, ठीक है ना, सालन पत्थर। देखिए यहाँ पर नाम उसका लिखा हुआ है सालन पत्थर, ठीक है ना, ठीक सालन पत्थर। देखिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। बोल रहा है कि अवतल चक्कियाँ, इस चक्की का नाम क्या दिया है, अवतल चक्की, ठीक है ना। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थे। अवतल चक्कियाँ साथियों अधिकांश मात्रा में मिला है, ठीक है ना। और ऐसा पुरातात्विक सोच रहे हैं कि मतलब कि अनाज पीसने के लिए इस अवतल चक्की का इस्तेमाल किया जाता होगा। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंक्रीले अग्नि अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। ये चक्कियाँ किस चीज़ों से बनी थी साथियों, कठोर कंक्रीले पत्थर और बलुआ पत्थर से मिलकर बनी थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चौकियों के तल सामान्यतः उत्तल है, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे उन्हें हिलाने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। पहले तो ये समझ लिए, जो ये चक्किया है ना, इसका तल जो है ना उत्तल है। देखिए कुछ इस प्रकार का है ना, इसका तल कैसा है साथियों, उत्तल है, ऐसा है, ऐसा। जब ऐसा है तो इसको मिट्टी में दबा के रखते होंगे। आजकल के अपने घर में देखे हैं सिलवट, सिलवट लोढ़ा को लोग कैसे रखते हैं, ऐसे ही नहीं रखते हैं सिलवट लोढ़ा को, ठीक। इसको सिलवट लोढ़ा आप बोलिए, इसको अवतल चक्किया नाम दिया गया है, ठीक है ना। उसको मिट्टी में सिलौट लोढ़ा को क्यों मिट्टी में जमा कर रखा जाता है, क्योंकि वह पीसने पे उस पे मसाला या कुछ भी पीसने पे हिले नहीं। तो इसको भी, इस अवतल चक्कियों को भी अ, जमीन में गाड़ कर रखा जाता था कि हिले नहीं। ऐसा पूरा आदमी सोचते हैं। आप देखिए ना, हकीकत यही तो है, रखते ही होगा इसे। साथियों निश्चित रूप से इन्हें मिट्टी में, जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। ये एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया है, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों का हमारे श्रमिकों ने सालन पत्थर का नाम दिया है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से दो प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक तो आपको जो दिख रही है डिस्प्ले पर, इसको हम लोग अवतल चक्कियाँ बोलते हैं। और दूसरा वे, देखिए ये जो अवतल चक्कियाँ है ना, इसका इस्तेमाल अधिकांश मात्रा में होता था। लेकिन जो ओला चक्कियाँ, ये जो दिख रही है आपको अवतल चक्कियाँ, इसका इस्तेमाल अधिकांश मात्रा में होता था, क्योंकि ये इसका देखिए ऊपर का जो हिस्सा है ना, खिया गया है, ठीक। और जो दूसरा चक्किया है वो साथियों सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे में सालन तरी मेडिसिन वेडिसिन जो है ना, ऐसे बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, जड़ी बूटी, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती थी। उसको सालन पत्थर का नाम दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है उसको, सालन पत्थर का नाम दिया गया है। और रेस्ट में, ठीक है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक पक्का बनता है और हमेशा पूछता है। इस देखिए लिखा है ना कि अवतल चक्किया से किस पुरातात्विक का संबंध है, ऐसा ही कुछ देगा तो साथियों मार दीजिएगा अर्नेस्ट मैक। यहाँ पर नाम लिखा है ना, अर्नेस्ट मैक। देखिए ये लिखा है ना अर्नेस्ट मैक, यहाँ पर देखिए अर्नेस्ट मैक लिखा है ना, तो यहाँ पर एक नंबर का आता है, मार दीजिए इसको। ये धौलावीरा से मिला है, एक जलाशय है, इसके देखिए, ठीक। मोहनजोदड़ो के बारे में हम पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, साथियों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। देखिए ये जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कुछ
बहुत फेमस चीज़ है ना, वहाँ के लोग शहर कैसे बनाए थे, ये फेमस है। वहाँ के लोग शहर एकदम गजब, एकदम झकास, आज के जैसे शहर जो है ना ऐसे बनाए थे। उसी का हम एक जगह है मोहनजोदड़ो, हम उसी का आज शहरी केंद्र देखेंगे, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूर्व स्थल है और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। साथियों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध कोई स्थल है तो वह है मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे पहले खोजा गया था किसको, था वह हड़प्पा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान में खोज हुआ था, इसी चलते हम इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है और दूसरा कहीं अधिक बड़ा नीचे बनाया गया है। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये है साथियों हड़प्पा मोहनजोदड़ो का एक नक्शा। ये जो आपको छोटा सा ये दिख रहा है ऊपर में, ये आपको दिख रहा है, ये है, ठीक है ना, ये ऊपर है, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये है नीचे, ठीक है ना। ये छोटका जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दुर्ग, ठीक है ना। हम नहीं बोलते हैं, हम पुरातात्विक इसको बोलते हैं दुर्ग, जो कि ऊंचाई पे बनाया गया था। और ये है भाई साहब निचला शहर, इसका देखिए नाम है, लिख दिया है निचला शहर। निचला शहर दुर्ग से बहुत बड़ा था। दुर्ग को ना चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दुर्ग का स्पेशल आगे पढ़ेंगे। आई जो नीचे निचला शहर है ना, इसको भी घेरा गया था दुर्ग से, दुर्ग बोल रहे हैं, दीवार से। दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया गया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है। बोल रहा है कि दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है, पुरातात्विदों ने इसे किसका नाम दिया है, ऊपर वाला जो छोटा है ना उसको दुर्ग बोला है, और जो नीचे वाला बाढ़ का है उसको निचला शहर का नाम दे दिया गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। साथियों, दुर्ग ऊंचाई पर इसलिए था क्योंकि जो वहाँ के जो था ना दुर्ग, उसको ना कांचा ईंट के चबूतरा देखे हैं। अच्छा, आप चबूतरा देखे हैं, तो वैसा ही कांची ईंट के चबूतरों पे इसको बनाया गया था, किसको, दुर्ग को, ठीक है ना। पहले कांचा ईंट के चबूतरा बना दिया गया, उसके बाद उस पे घर बनाया गया, इसीलिए वह हाइट ऊंचा पर चला गया है दुर्ग। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग किया गया था। दुर्ग को किससे घेरा गया था, दीवार से। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ये जो निचला शहर है ना, इसमें भी, इसको भी दीवार से तो घेरा गया था, लेकिन इसमें भी ना चबूतरे पर कुछ कुछ मकानों को बनाया गया था, जो कि नींव के कार्य करती थी। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवस आधार बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं है कि एक एक मजदूर सिर्फ एक घनीय मिट्टी धोएगा। देखिए, घनीय मीटर उसको बोलते हैं ना जिसका लंबाई चौड़ाई सब एक जैसा बराबर हो, ठीक है ना। इसका ये देखिए लंबाई बराबर हो गया, ये चौड़ाई भी बराबर हो गया, ऊंचाई भी बराबर हो गया, सब सब एक जैसा बराबर। तो ये सोचिए कि यहाँ पर बोले एक मजदूर, हाँ, एक श्रमिक प्रतिदिन, यानी एक मजदूर, उसको बोलिएगा तो एक दिन में 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा एक बराबर बनाएगा। यहाँ पर अनुमान लगाया, एक दिन लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर एक दिन भी देख लीजिए, अगर एक दिन एक मजदूर सिर्फ 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा बनाता है, तो उसको बनाने में 40 लाख मजदूरों का समय लगा होगा, सिर्फ उसका बेस तैयार करने में। समझ रहे हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद सारा शहर भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित है। जब जब चबूतरा बना दिया गया ना कांची ईंटों से, ठीक,
चबूतरा बन गया तो उस पे साथियों उस चबूतरे पर अब घर किसे बनेगा? एक बेसिक तरीका से एथी से मतलब कि उसको इस तरीका से बनाइए ताकि बरसात में पानी भी ना लगे उसमें। एकदम बेस्ट एक प्लानिंग के साथ बनाया गया था उस चबूतरे पर, शहर को बसाया गया था, ठीक है ना, उस चबूतरे पर। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किए गए। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सूखा कर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी जहाँ लंबाई और चौड़ाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। साथियों जब बन गया था हड़प्पा सभ्यता जब चबूतरा बना तो उस पे ना मकान जब बना ना था पक्की ईंटों से बना और कच्ची ईंटों दोनों से बना, ठीक है ना। पक्की ईंटों कच्ची ईंटों का जो साइज था एक समान था, इसमें कोई भी नहीं था कि जो कांचा ईंट है उससे छोटा रहेगा और पक्का जो है उससे बड़ा रहेगा। साथियों देखिए हम लोग किसे इधर कैसे चले गए? ये घूम गया, ये घूम गया है, होल्ड ऑन। हम आपको रुकिए दिखा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के ईंट। हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़, वहाँ से मिला है। अथी क्या बोलते हैं, ईंट दिखा रहे हैं आपको हड़प्पा सभ्यता की ईंट। साथियों यह जो आपको ईंट इस व्यक्ति के हाथ में ईंट देख रही है ना, देख रहे हैं ना, ये जो जो ईंट आपको दिख रहा है ना, ये साथियों ईंट जो है ना ये वहाँ से कालीबंगा से मिला है, ठीक है ना। देख लीजिए कितना कितना बड़ा है ईंट। इस इनका जो है ना इन व्यक्ति का इनका छाती तो पा जा रहा है। आज की ईंटों से तो पा जाएगा, नहीं तो पा जाएगा। वो देखिए कितना बड़ी है यह ईंट। और हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा, यह जो आपको ईंट दिख रही है आप इस ईंट को देख लीजिए। ये जो है ना इसका ईंट का आकार देखिए, रेशियो देखिए। जो इसका रेशियो है ना 7 सेंटीमीटर इसका क्या है ऊंचाई है और 14 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है और 28 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। यहाँ पर लिखा है ना इस ईंट का हाइट हाइट कितना है साथियों, इसको छोटा कर ले रहे हैं। इस ईंट का हाइट कितना है तो 7 सेंटीमीटर हाइट है और चौड़ाई कितना है 14 इसका चौड़ाई है। और बात करें तो लंबाई कितना है साथियों 28 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई है 28 सेंटीमीटर और हाइट कितना है इसका तो 7 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई जो है ना ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब वहाँ की जो ईंटें है ना एकदम सब एक समान थी, एक बराबर थी। समझ गए आप? साथियों आपको हम दिखाते हैं कुछ जो कालीबंगा है ना वहाँ के म्यूजियम जो है ना कालीबंगा का म्यूजियम, मतलब कालीबंगा से जो चीज़ें मिली है ना तो कालीबंगा के म्यूजियम में रखी गई है। वहाँ की चीज़ें हम आपको दिखाते हैं, उस म्यूजियम में चीज़ दिखाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं ये जो हमारा बैच है साल 2025 के लिए हम चालू किए हैं मिशन बिहार बोर्ड बैच, ठीक है ना। इसमें आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा आपको। ऑल क्लियर नो डाउट, डाउट तक क्लास चलबे नहीं करेगा, कैसे हम आपको डाउट होने ही नहीं देंगे। ऑल क्लियर नो डाउट। और यहाँ पर डेली पीडीएफ मिलेगा। किस किस विषय का पढ़ाई होता है यहाँ पर, इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना। यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको बात हो जाएगी। तो हम देखते हैं क्या है हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा जो है ना म्यूजियम में, वहाँ पर कुछ औजार देखिए। ये देखिए हड़ा कालीबंगा से मिला है कुछ औजार। ये आपको दिख रहा है धातु, ये आपको दिख रहा है साथियों, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, सब वहीं से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और देखिए ये देखिए वहाँ के चार्ट का फलक है ये, यहाँ पर लिखा है ना चार्ट फलक। ये कहाँ से मिला है तो कालीबंगा से मिला है। क्या इस ऐसी चीज़ों का लोग खेती धान काटने के लिए कुछ धान करें मतलब फसल काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा है ना अस्थि या सड़क बोन रोड, चार्ट ब्लेड, ये हाथी दांत पहिया,
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो है ना, ये हाथी दांत है, ठीक है ना, और ये पहिया है, और ये है चार्ट ब्लेड है, ये हड्डी है, ठीक। ये सब देखिए, ये सब क्या है साथियों, ये सब मन के है घड़ा, ये वहीं से मिला है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है तांबा कुल्हाड़ी कॉपर, ठीक। देखिए यहाँ पर कुल्हाड़ी दिखाई, ये है तांबा का कुल्हाड़ी है, ये वाला है तांबा का कुल्हाड़ी, ये वाला। यहाँ पर देखिए तांबा संलाक मिला है, कॉपर रिंग मिला है, ये देखिए कॉपर रिंग, और ये है सब चूड़ी है, तांबा की चूड़ी है, वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है कालीबांग। ये आपको हम आपको बताया ना, ये है अवतल चकिया, ये है अवतल चकिया, और नेक्स्ट टाइम है कि इसके बारे में बोलते हैं, ठीक है ना। अवतल चकिया है, ठीक। और ये देखिए वहाँ के लिखा है ना यहाँ पर कि 11-12 जो है ना पकी पकी मिट्टी की गेंद है। इसमें 11-12 दिख रहा है आपको, देखिए हमको ये 10 दिख रहा है, और इसको 11, ये है 11, ये और ये क्या है, मिट्टी है, सॉरी पकी हुई मिट्टी की ये गेंदा है, क्या है, पकी हुई मिट्टी का ये गेंदा है। ये देखिए 11, और यहाँ पर लिखा है 11-12 पकी हुई मिट्टी की गेंद है, ठीक है ना। ये भी वहाँ के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये देखिए वहीं से वही है, खाली ये बना का तरबूज है, ये है कुत्ता की आकृतियाँ, ये है उस मनुष्य को दफनाया गया है कालीबंगा से। और ये जो आपका देखिए कालीबंगा का स्थान है, ये आपको जो दिख रहा है ना ऊपर वाला है साथियों, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको ना पुरातात्विक जो है ना, इसको दुर्ग बोल रहे हैं, ठीक है ना। कालीबंगा में ये एक दुर्ग है, ये तो आपको जूम किया गया था इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है ना, बहुत ऊंचाई पे है। तो मोहनजोदड़ो में भी इसको दुर्ग कहा गया है, जो हाइट पे बनाया गया था। अब हम लोग उसको देखते हैं, अपने बुक में आते हैं। ये आपको दिख रहा है, यह मोहनजोदड़ो का एक अथी है, क्या बोलते हैं इसको, ये तो आपको हम बताइए किए, और हमको यहाँ से पढ़ना है, ठीक। ये नहीं बताए हैं, ये बता दिए हैं शायद, अरे नहीं बताए तो एक बार फिर देख लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पर लिखा है ना कि जो ये जो मोहनजोदड़ो है ना, अगर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध कोई स्थल है तब मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था, हड़प्पा था, इसीलिए हम इसको हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इस सभ्यता की खोज हो रही थी तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से ही खोज हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, ठीक है ना। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कोई सबसे बेसी फेमस चीज़ है तो वहाँ के शहर, किस प्रकार से लोग शहर को बनाए थे। बस्तियां दो भागों में विभाग थी, एक छोटा था जो कि ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा कहीं अधिक बड़ा था जो कि नीचे बनाया गया था। जो ऊंचाई पर बना था उसको दुर्ग बोलते हैं, और जो नीचे बना था उसको हम लोग निचला शहर बोलते हैं। ये देखिए मोहनजोदड़ो का है एक नक्शा है, उसका शहर का नक्शा है। ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्ग, क्या बोलते हैं, दुर्ग, ठीक है ना। यह कांची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था, ये शायद हम आपको बता दिए हैं, हाँ बता दिए आपको, यहाँ भी बता दिए हैं। नालों का निर्माण से बताना था, ठीक है ना, नालों का निर्माण, हाँ ये बता दिए हैं। नालों का निर्माण साथियों, नालों का निर्माण में कुछ ना है, ध्यान से देखिए इसको। बोल रहा है कि नालों का निर्माण, बोला कि बोला है कि हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप जान पाएंगे कि सड़कें तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। साथियों, जो ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की शहर थी, उसको तो बनाइबे किया था बढ़िया से, लेकिन जो वहाँ के नलियाँ थी ना, पानी निकलने की व्यवस्था, उसको भी बहुत बेहतरीन से बनाया था, ठीक है ना, उसको बहुत बेहतरीन से बनाया था। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कें तथा गलियां को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था।
साथियों निचला शहर के नक्शा को आप देखिएगा ना, तो जो उसका जो सड़क और गलियां थी ना, एक ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति बनाई गई थी। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए समकोण क्या है? समकोण जिसे मान लीजिए कि एक इधर से आ रही है ना, जैसे मान लीजिए कि ये रोड आ रही है और एक रोड जा रही है, तो ये जो एक दूसरे को क्या करी, समकोण पर काट रही है। तो हड़प्पा सभ्यता की नलिया गली ये सब जो थी नलिया गलिया एक दूसरे को ऐसे ही समकोण पर काटती थी। समझ गए ना? ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। साथियों ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो गली के नाली बना दिया गया, गली और नाली दोनों बना दिया गया होगा, और उसके बाद ना उसके अगल बगल घर बनाया गया होगा। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पुरातात्विद समझते हैं। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली गली से सटा होना आवश्यक था। अभी भी है, यह बात तो अभी भी है। यदि आपको नली नल घर की पानी को नली में बहाना है, तो आपका जो एक घर का दीवार होगा गली से सटा रहेगा, तबे ना नली में जाएगा पानी। कहने का मतलब ये है कि मेरा बात यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, सपोज है ये रहा आपका घर, ठीक, ये आपका घर हो गया, और इस घर के किनारे से हमको नली लेके इस घर के इस किनारे से नली जा रही है, ठीक, इधर जल रही है। तो इस घर का जो पानी है, इस घर का पानी हमको इस नली में डालना होगा। साथियों जो ये वाला आपको दीवारा दिख रहा है लाल का, इस नली से सटा रहेगा तब ना हमको पानी इधर जाएगा। यही तो ये बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। बोला है कि ऐसा यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। बोल तो दिया। दुर्ग के हम बारे में स्पेशल यहाँ पर दुर्ग के बारे में दिया है। बोला है कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में छोटा, ऊंचा, पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूरी भाग है। साथियों हम लोग यहाँ पर देखिए, ये जो दुर्ग बोल रहा है ना कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा छोटा सा जो कि ऊंचा पे बनाया गया था वह पश्चिम में, तथा एक बड़ा लेकिन नीचे पूर्वी भाग में। इस नियोजन में विविधता भी है। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किले बंद थी। तब देखिए इसको हटाइए ना, पहले पहले यहाँ पर इसको देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, ये है साथियों नक्शा है, कहाँ के मोहनजोदड़ो। देखिए हम लोग नक्शा में ऊपर क्या पढ़ते हैं, इसको रेड कलर ले लेते हैं। नक्शा में हम लोग ऊपर के करते हैं नॉर्थ। अब जब ऊपर नॉर्थ इधर होगा ईस्ट और इधर होगा साउथ, इधर होगा वेस्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है इस किस एरिया में दिख रहा है? ये दुर्ग दिख रहा है, पश्चिम में आपको दिख रहा है। और ये जो आपको छोटा का जो बड़ा वाला शहर दिख रहा है, निचला शहर, ये पूर्व में आपको दिख रहा है। यहाँ पर यही लिखा है, यहाँ पर लिखा है साथियों कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा था जो कि दुर्ग ऊंचा पर बनाया गया था, वो पश्चिम में ऊंचाई पर बनाया गया है उसको, और वो पश्चिम में है। तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी है। देखिए हालांकि ऐसा लोग मान रहे हैं, हालांकि अधिकांश, सब नहीं, अधिकांश मतलब अधिक जगहों पर जो दुर्ग थे ना ऊंचाई पर बनाई गई थी, और उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई पर बनाई गई थी। हाँ ऊंचाई पर बनाई गई थी, और जो थे ना दुर्ग वह पश्चिम दिशा में थी, और जो निचला शहर था वह नीचे बनाया गया था, वह पूरब में था। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि धौलावीरा तथा लोथल धौलावीरा तथा लोथल जो कि गुजरात में दोनों है, ठीक है ना। धौलावीरा और लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किले बंद थी। गुजरात जैसे धौलावीरा और स्थल, ये जो है ना, यहाँ की बस्तियाँ जो थे ना किले बंद थी। शहर के कहीं से भी दीवार से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। साथियों लोथल में दुर्ग को घेरा नहीं गया था, ठीक है ना, लेकिन उसको ऊंचाई पर बनाया गया था। यहाँ पर ये देखिए मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग था
उसको ऊंचाई पर भी बनाया गया था और उसको घेरा भी गया था दीवार से। लेकिन यहाँ पर लोथल में दुर्ग को दीवार से घेरा तो नहीं गया था, घेरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो ये कह रहा है कि मतलब कि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था और छोटी थी, जो कि दीवार से घिरी भी थी और जो कि पश्चिम पश्चिम की ओर पड़ती थी। यहाँ पर बोल रहा है कि हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था, इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोल रहा है, बोले कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो हमारे साथी आंसर होगा जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ से दो प्रश्न बन गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहले जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। दो प्रश्न बन गया, ठीक है ना। 1875 में लिखा था, यहाँ पर लिखा है ना 1875 में, यहाँ पर लिखा है ना 1875 में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1875 में लिखा था, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच लंबी रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर सही था। साथियों, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे ना, उसको ना ये जो हड़प्पा जो उधर रेल बन रहा था, रेल का पटरी बन रहा था, तो लोग उस रेल के पटरी को बनाने के लिए जो नीचे रखते हैं ना, तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से पूरे ईंट, बहुत ईंट चुरा लिए थे, बहुत, जिसके चलते हड़प्पा बच गया। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा पहले पड़ा था मोहनजोदड़ो के रास्ते में, मतलब कि ये है साथियों, ये देखिए, ये जो है ना, ये ऊपर में है जो ना, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर में, ये आप यहाँ पर आता है क्या? खैबर पख्तूनख्वा, और ये है सिंध, पंजाब, और ये है सिंध, और ये है साथियों बलूचिस्तान, ठीक है ना। ये पूरा कैसे खैबर पख्तूनख्वा। रुकिए ना, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का नक्शा, ये जो ऊपर ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको छोटा कर लेते हैं, ऐसे आम भाषा में समझ लीजिए। जो ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ना, ये है खैबर पख्तूनख्वा, और ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं पंजाब, ठीक है ना। ठीक, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिंध, और ये है बलूचिस्तान। ब्रदर्स, कैसे मिस्टेक हो रहा है यार। ये हो गया सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये हो गया अ, सिंध, सॉरी पंजाब, और ये सिंध, और ये खैबर पख्तूनख्वा, ये चार प्रांत है, ठीक है ना। सबसे पहले ना, जब इस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा था, सबसे पहले रास्ते में भेटा गया कौन? हड़प्पा स्थल भेटा गया, इसीलिए वहां से ईंटें लोग चुरा लिए थे। इसीलिए ना जो ये मोहनजोदड़ो है ना, इसीलिए बच गया है, क्योंकि बीच में हड़प्पा पड़ गया था। और जब हड़प्पा पड़ गया बीच में, तो लोग इसी से ईंटा ले गए, काम हो गया लोगों का, तो लोग मोहनजोदड़ो पहुंच नहीं पाए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर सही था। अरे भाई, वहां पर कोई पहुंच ही नहीं पाया है, तो कैसे तबे नु बच गया। अगर हड़प्पा भी कोई नहीं पहुंचता, अगर हड़प्पा से ईंट नहीं चुराता लोग, तो आज हड़प्पा भी रहता बेहतरीन, ठीक है ना। ये देखिए, एक नाला है, कितना बड़ा है भाई साहब, 6 फीट। मोहनजोदड़ो की एक नाली, और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, ये देखिए नाली है, कितना बड़ा है। जबरदस्त लोग थे उस समय के भाई साहब। अब हम लोग गृह स्थापत्य कला पढ़ेंगे, ठीक है ना साथियों। बोल रहा है गृह स्थापत्य कला का, बोला कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था, वो क्या है? आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब ये है ना कि समझिए ना, अगर मोहनजोदड़ो
जो निचला शहर था ना उसमें लोग रहते थे, आम आदमी रहते थे। और जो ऊपर दुर्ग का शहर था वो वहाँ पर समझे तो राजा रहता था, ठीक ना, वीआईपी लोग रहते थे वहाँ पर दुर्ग में। और जो नीचे का शहर था वहाँ पर वो आवासीय आम आदमी रहते थे, कोई भी रह सकता था। इनमें कई एक आंगन पर केंद्रित थे। ये जो नीचे के जो निचला शहर के घर थे ना, इन घर में आंगन भी था, जो कि आजकल के आप देखेंगे ना, आजकल घर गांव में देखेंगे ना, आंगन रहता है ना, उसी प्रकार से उस समय भी आंगन था, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। आंगन आपको तो बीच में आंगन रहता है, और आपका जो घर के रूम होता है चारों ओर से रहता है, ठीक है ना, आंगन बीच में खुला रहता है। वैसा ही जिस तरह से आजकल के जिंदगी लोग जी रहे हैं, वैसे ही लोग उस समय के भी जीते थे। समझ गए ना। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। जैसे आजकल हम लोग खाना आंगन में पकाते हैं ना साथियों, उस समय भी लोग खाना आंगन में पकाते थे, या कोई और काम करते थे आंगन में बैठ के। आगे दिखाएगा कि आंगन में बैठ के गर्मी में मौजे उठाते थे। देखिए लिखे हुए किया, खास तौर पर से गर्म और शुष्क मौसम में। साथियों जैसे आंगन में खाना बन गया, और गर्मी के दिन में कैसे लोग आंगन में बैठते हैं ना, वैसे ही ये लोग भी उस समय गर्मी के मौसम में या ठंडी में आंगन में बैठते थे, धूप सेकते थे आराम से ठंडा के दिन में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांत को दिए जाने वाला महत्व था। आराम से लोग आंगन में बैठ जाते थे और वहाँ पर अपने आप को एंजॉय करते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। साथियों जो निचला शहर है ना वहाँ पर खिड़कियाँ, जो निचला शहर है, निचला शहर के घर में ना खिड़कियाँ नहीं है, ठीक है ना। जो आजकल के घर में हमारी खिड़कियाँ रहती है ना, उस समय की हड़प्पा सभ्यता के लोग समय की जो निचला शहर था उसमें उस घर में खिड़कियाँ नहीं थे। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। और एक बात, जो जो जिसे मान लीजिए आंगन हो गया ना, तो आंगन में से अगर आप चाहिएगा रूम में से, आजकल के जो घर होते हैं ना, रूम में से डायरेक्ट आप बैठे बैठे आंगन देख सकते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग इस प्रकार से अपने शहर को बनाए थे, अपने घर को बनाए थे, कि वो रूम में से डायरेक्ट ना आंगन को नहीं देख सकते थे। आंगन में से कोई देखबो करेगा ना तो कोई दिखेगा नहीं कि रूम में कौन है। ऐसे तो दिखता है ना, रूम में से देखिएगा तो आंगन में दिखे ना आंगन में कौन है, तो उस समय नहीं दिखता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना है अपना एक स्नान घर होता है। पर्सनल हर घर में एक स्नान घर होता है, नहाने के लिए ईंट से बना था, माटी से नहीं ईंट से बना था। जो कि आप बाथरूम आजकल आप बनवाते हैं ना, उस समय के लोग के पास पर्सनल अपना बाथरूम था हर घर में, जिसकी नलियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। बाथरूम की नलियाँ कहाँ से, दीवार के माध्यम से सड़क के नाले से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियाँ के अवशेष मिले। कहीं कहीं तो कोनो कोनो घरों में ना दुताला भी मिल घर था। दुताला मकान तो नहीं मिला, मतलब दुताला छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, उसका अवशेष मिला है। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए बनाए थे जिसे बाहर से आया जा सकता और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। साथियों सबका पर्सनल तो नहान घर था, स्नान घर तो था ही भी किया था, लेकिन वो जिसे बाहर से ऐसे ऐसे कक्ष बनाए गए। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश, हाँ हाँ, जो निचला शहर था, निचला शहर के जो कुछ कुछ ऐसे घर थे जिनमें ना कुआं था, कुआं, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल कौन करता है, बाहर के लोग आते जाते थे ना, राहगीर राहगीर जो होते हैं ना, कैसे आप जा रहे हैं कहीं आपको प्यास लग गया तो कल पे रुक के पानी पीते हैं ना, पीते हैं ना, तो उस समय के भी लोग कुआं में से पानी निकाल के पी सकते थे, कोई भी आने जाने वाला। और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया था, ठीक है, जो आने वाले लोग पीते थे पानी। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी है, 700 है। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी है साथियों, 700 है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये देखिए सीढ़ी दिख रहा है छत पे आने लायक। और इस घर में 12 नंबर घर में पक्की
मिट्टी की नाली है, आपको दिख रहा है। ये 3D एनिमेशन से इसको बनाया गया है, एक छोटा सा घर का, एक घर का चित्र बनाया गया है एनिमेशन से माध्यम से, ठीक है ना। अब हम इसके थोड़ा सा नाली के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या अर्नेस्ट मैक नाली के बारे में क्या बताते हैं। साथियों, कमरा नंबर 6 कहाँ है? कमरा नंबर 6, हाँ, यहाँ पर इस मेनू एक कुआं था, ठीक है ना। ये जो आपको घर का चित्र दिख रहा है ना, मोहनजोदड़ो का एक घर का चित्र बनाया गया है डायग्नोस के मतलब। इस जो कमरा नंबर 6 है ना, इसका इसमें एक कुआं था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है, यह मोहनजोदड़ो से एक बड़े आवास का समुचित आरेखी है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं था। ये कमरा नंबर 6 और यहाँ पर एक कुआं है, ठीक है ना। हम थोड़ा नालियों के बारे में पढ़ते हैं, अर्नेस्ट मैक क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन है। हर आवास गली की नालियों से जुड़ा गया था। साथियों, अगर जो अर्नेस्ट मैक लिखते हैं, जितना भी हम लोगों ने खोजा उसमें से यह जो अभी हम खोजे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पहिए का प्रयोग किया जाता था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मल कुंड में खाली होती थी, जिसे ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे ढेर समानांतर निकासी के नालों के अलग अलग मिले जाए दर्शाते हैं। नालों की सफाई के बाद कचरे को हटाया नहीं सकता है। जल निकासी, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो ये जो है ना, जो उस समय की नलियाँ थी ना, ये देखिए नली है जो, ठीक तो जो नलियाँ थी ना साथियों, इसको जो अगर ये नाली बहुत लंबी हो गई, तो इस नाली को लंबी हो गई ना, तो इसमें बीच में ना रास्ते भी बना दिया गया था कि बीच में से, जिससे कि कैसे होता है ना, देखते होंगे कि बीच में से नाली के खुला छोड़ दिया था है कि अगर नाली में से कुछ कचरा फंसेगा तो इसको यहाँ से साफ कर दिया जाएगा। तो उस समय के लोग भी नाली में ऐसे छोड़ते थे, मतलब कि गड्ढा ढकते थे, ताकि जब भी जरूरत पड़े ना तब इसको हटा के नाली को साफ कर सकते थे। तो देखिए चूना पत्थर से भी लोग ढके थे वहाँ के जो नलियाँ थे ना ऊपर से, ठीक है ना। और एक बात साथियों, ये जो नलिया थे ना, पहले तो एक बड़ा सा मल कुंड, यानी देखिए मान लीजिए ये घर हो गया, ठीक है ना। तो इस घर से जितने भी कचरा निकालेंगे तब पहले तो एक यहाँ पर छोटा सा मल कुंड है, ठीक है ना। और इस घर से जितनी भी नलियाँ निकलेगी और गली नलियाँ निकाल के इस आके पहले कहाँ मिलेगी, इस मल कुंड में मिलेगी, ठीक है ना। और जो इस मल कुंड में या गड्ढा समझ लीजिए, जब घर में से निकलेगा क्या, जब घर में से पानी निकलेगा और इस नली के माध्यम से इस मल कुंड में जाके गिरेगा, तो यहाँ पर जो भारी चीज़ें रहेंगी नीचे ज़मीन में बह जाएगी, और जो पानी रहेगा वो पानी गली के नली के द्वारा, इसके द्वारा इधर बह जाएगा। ऐसे ही तो था, ठीक है ना। ये आप समझ गए। और यहाँ पर लिखा है कि जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वही नलियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। साथियों, ये जो है ना नली की सिस्टम, ये सिर्फ शहर में नहीं थी, यह बहुत जगह थी, गाँव में थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, लोथल जो है ना, वहाँ के जो घर थे ना, घर को कच्ची ईंट से बनाया गया था, लेकिन जो वहाँ की नली थी उसको पक्की ईंटों से बनाया गया था। समझ रहे हैं लोग कितना एडवांस थे। तो साथियों, हम लोगों ने आज की क्लास में इतना हम पढ़ लिए, ठीक है ना।
और इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे बहुत जल्द। कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक। तो साथियों, आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। आज हम नहीं करवाएंगे क्योंकि उसको हम लिख के लाइवे ना किए हैं। उसको हम लैपटॉप में अभी रखे हैं। तो जब इसको लाएंगे ना, तो आपको हो सकता है कल वीडियो बनाए तो उसमें करवा दें। तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए। नली के बारे में आप समझ गए ना। देखिए, घर में से जो नलियाँ निकलती थी ना, उसका पहले तो एक बड़ा सा हौदा बनाया गया था। उस हौदा में उसका पानी जमा होता था। और उस हौदा में जब पानी जमा होता था ना, तो कुछ जैसे जो बालू वालू आती था ना, जैसे मान लीजिए आप कल पे पैर धोते हैं ना, खेल के आते हैं, तो आपको पैर में बालू लगता है ना। जब बलुए लगता है तो नाली के द्वारा पानी में बहता है ना। तो उस समय के लोग ना एक गड्ढा खूने थे अपने घर के बगल में। जो घर से जितना भी पानी जाएगा ना, तो सबसे पहले उस गड्ढा में गिरेगा, ठीक है ना। जब वो गड्ढा भरेगा तो उसके माध्यम से नली होते हुए आगे की ओर निकल जाएगा। तो साथियों, ऐसा अब देखिए एक अजीबा नमूना का देखिए। कैसे आजकल हम लोग जो नली साफ करते हैं ना, नली साफ करते हैं, नली में से कचरा निकालते हैं ना और नली के बगल में रख देते हैं ना। फिर सोचते हैं ना कि चलिए बाद में हम उसको फेंकेंगे। उस समय के भी लोग ऐसे ही कंजूस थे। मतलब नली साफ करते थे और कहे चलो ना इसको बाद में फेंकेंगे। मतलब कि वहाँ जो है ना, नाली के किनारे ना रेत के दाने मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि लोग नली साफ करते समय कचरे को यहाँ पर छोड़ देते थे। हमको लगता है ना कि साथियों, ये जो है ना सिंधु घाटी के लोग, ये आज ही के लोगों के जैसा थे। अब ना जाने कैसे वो लोग गायब हो गए। हो सकता है हम लोग भी गायब हो जाएंगे। जो जब हमारी पृथ्वी जो हमारी इस दुनिया है, ये जब दुनिया गायब होगी ना, जो नया दुनिया खोज करेगा ना, वो पागल हो जाएगा। अरे भाई, ये कितना विकसित है यार, ये इतना हुई से कहाँ का बना के चला गया है। परेशान हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हम क्लास आगे कल करेंगे। तब तक मस्त रहिए। जय हिंद।